नमस्कार। क्रेडेंट टीवी के लोकप्रिय कार्यक्रम डियर साहित्यकार के इस नए संस्करण में आप सबका हार्दिक स्वागत। आज के इस संस्करण में हमारे मेहमान हैं हिंदी के जाने-माने साहित्यकार डॉक्टर श्री गोपाल काबरा। डॉक्टर काबरा एक साहित्यकार हैं, एक सफल चिकित्सक हैं, एक उच्च कोटि के चिकित्सा विज्ञान विषयक शिक्षक हैं, एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और भी बहुत सारी भूमिकाओं का वे निर्वहन करते रहे हैं। 80 पार के डॉक्टर श्री गोपाल काबरा की अब तक 40 से ज़्यादा किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं। ये किताबें अलग-अलग विधाओं की हैं। उन्होंने कहानियाँ लिखी हैं, उपन्यास लिखे हैं, निबंध लिखे हैं, चिकित्सा विज्ञान विषयक बहुत सारा लेखन किया है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने एक नया जॉनर जिसका नामकरण अभी होना शेष है, हम लोगों को दिया है, जहाँ वे साहित्यिक विधाओं के साथ चिकित्सा विज्ञान विषयक जानकारी का सुंदर समन्वय करते हैं। डॉक्टर साहब ने बच्चों और बड़ों दोनों के लिए खूब लिखा है। एक और बड़ी बात कि डॉक्टर साहब ने हिंदी में लिखा है, अंग्रेजी में लिखा है और राजस्थानी में भी लिखा है। डॉक्टर साहब, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता है। नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर साहब, नमस्कार। आपका पहला नमस्कार। कहानी संग्रह अंत्येष्टि 1980 में आया था और मुझे याद है कि तब भी उस कहानी संग्रह ने हिंदी साहित्य की दुनिया में एक हलचल पैदा की थी, इसलिए कि जहाँ तक मेरी जानकारी है, हिंदी साहित्य में चिकित्सा विज्ञान की पृष्ठभूमि में कहानियाँ लिखने वाले आप पहले व्यक्ति थे। उसके बाद भी आप लगातार लिख रहे हैं और हर बार मैं चकित होता हूँ कि आप एक विधा में लिखते हैं, एक तरह से लिखते हैं और दूसरी रचना आती है, तो आप उस विधा या उस विधि को छोड़कर कोई नई विधि अपना लेते हैं। एक जो बात मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगती है, मेरी भाषा के लिहाज से, हमारी भाषा के लिहाज से, वो ये कि आपने बहुत सरल भाषा में, हिंदी भाषा में खूब सारा चिकित्सा विषयक लेखन किया है। इसकी चर्चा करते हुए मुझे आपकी एक किताब का खासतौर से स्मरण आ रहा है, कैंसर व्यथा कथा। अब कैंसर जैसी बीमारी जिसकी सारी शब्दावली हमारे पास अंग्रेजी में है, उसे आपने जितनी सरलता से हिंदी पाठकों को समझाया है, वो मुझे लगता है कि हमारे वाङ्मय में एक विरल बात है। मैं जानना चाह रहा हूँ कि इस तरह का लेखन करने का विचार आपके मन में कहाँ से आया? विचार तो क्योंकि मैं शुरू से ही जो लेखन है, खास करके जब मैंने जर्नलिज्म में डिप्लोमा किया, उसके बाद में लेखन शुरू किया था और लेखन माने स्पॉन्टेनियस ही और वो अपने आप ही जो स्वतः स्फूर्ति था और उसमें जो था कि चिकित्सा विज्ञान के अंदर और चिकित्सक के केस मेरा तो सारा लेखन जो है वो है रियल टाइम केस बेस्ड है, माने सचमुच जी, के जी। केस उन्हीं के ऊपर आधारित है और मेरी हमेशा से ये कोशिश रही है कि चिकित्सक केस के अंदर उनके जो मानवीय पहलू हैं, जो भावनात्मक पहलू हैं, उनको चिकित्सकीय जानकारी के संदर्भ में ही देखा जाए और यही मैंने हमेशा कोशिश की है और यही लेखन का है। डॉक्टर साहब, ये आपने बहुत अच्छी बात कही और मैं आपके लेखन में से अधिकांश का पाठक हूँ और आपके स्नेह का पात्र हूँ, इसलिए मुझे ये सौभाग्य भी मिला है कि आपकी बहुत सारी रचनाएँ प्रकाशन पूर्व मैं पढ़ पाता हूँ। बिल्कुल, मैं हाँ। ये तो बराबर देखता हूँ कि आप एक जो मुझे क्षमा करेंगे, डॉक्टर की एक छवि है और वो छवि ये है कि उसे अपने स्वार्थ से ज़्यादा कुछ नहीं सूझता है, लेकिन आप बराबर अपने पूरे लेखन में ये आभास दे रहे हैं कि डॉक्टर की पहली प्राथमिकता
अपने रोगी के प्रति है और उसका मनुष्य भाव आपके सारे लेखन में उभर कर सामने आता है। तो क्या आप बाह्य जीवन में भी ऐसा ही देखते हैं कि उस मनुष्य भाव की रक्षा हो पा रही है? देखिए, चिकित्सा जो आज की तारीख के अंदर जो चिकित्सा है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और हर कोई भी 2 केस एक जैसे नहीं होते हैं और उनके अंदर जो माने चिकित्सक हमेशा अपने पेशेंट के भले के लिए ही करता है। हो सकता है उसमें कुछ गलतियाँ हो, वो बात दूसरी है, वरना वो नहीं करता, जानबूझ करके कभी भी नहीं करेगा। जो विकृतियाँ जो आई हैं, वो आई हैं कमर्शियलाइज़ेशन के कारण से, व्यवसायीकरण। जो चिकित्सा का क्षेत्र में जो व्यवसायीकरण हुआ है, उसके कारण से बहुत विकृतियाँ आई है और उसके डॉक्टर्स का उसकी वो बदनामी होती है। लेकिन यहाँ भी मैं एक बात का आपसे कहूँगा कि व्यवसायीकरण के अंदर जब ये कहते हैं कि ये लूट रहे हैं, इतने पैसे लेते हैं, एक चीज़ आप ध्यान दें कि उसके अंदर डॉक्टर को बहुत कम मिलता है। जितना खर्चा पेशेंट की ट्रीटमेंट में आता है, उसका डॉक्टर के पास तो 15% भी नहीं जाता। तो ये जो है माने मेरा मानना है कि मानवीय पक्ष तो अच्छा ही रहता है, डॉक्टर्स का वो नहीं है। डॉक्टर साहब आपके लेखन को पढ़ते हुए भी एक चिकित्सक का मानवीय पक्ष बराबर मेरे सामने उभरता रहता है और मुझे लगता है कि वो भी हमारी तरह हाड़-माँस का एक इंसान है, उसमें भी एक दिल धड़क रहा है, वो भी दूसरों के दुःख से दुखी होता है, दूसरों के दुःख से उसको अगर निजात वो दिला पाता है, तो उसको खुशी होती है। ये आपके लेखन में बहुत सारी कहानियों में, बहुत सारे प्रसंगों में ये बात आती है। आपने एक और बात की है अपने लेखन में और वो ये कि एक डॉक्टर को अपना काम करते हुए किन अंतर्द्वंद्वों से जूझना पड़ता है, इसको भी आप बहुत खूबी के साथ सामने ला पाते हैं। मुझे लगता है जिन लोगों ने आपकी रचनाओं को पढ़ा है या जो पढ़ेंगे, वे देखेंगे कि एक डॉक्टर के सामने भी बहुत बार एक नैतिक संकट होता है, एक मनोवैज्ञानिक संकट होता है। वो करना चाहता है और उसे लगता है कि गलत है, तब वो किस तरह से तलवार की धार पर चलते हुए अपना काम करता है, इस बात को आप बहुत खूबसूरती से सामने ला पाते हैं। लेकिन अभी आप जो बात कह रहे थे डॉक्टर साहब ये जो व्यावसायीकरण का जो प्रभाव पड़ रहा है, मैं आपकी 2 किताबों की चर्चा विशेष रूप से करना चाहूँगा। आपकी एक किताब है चिकित्सा के बढ़ते चरण, गिरते स्तर और दूसरी किताब जो मुझे बहुत पसंद है, डॉक्टर खड़ा बाज़ार में। इन दोनों किताबों में आपने व्यावसायीकरण की खूब बेबाकी के साथ चर्चा की है। आप अभी ये कह रहे थे कि जो पैसा लगता है डॉक्टर के हिस्से में, उसका बहुत कम आता है। ठीक है, बिल्कुल, ये तो एक पक्ष हुआ। लेकिन एक नागरिक के रूप में, एक रोगी के रूप में मेरा पक्ष ये है कि मेरी जेब से तो बहुत सारा पैसा चला जाता है ना, मेरा तो शोषण होता है। अब वो किसके पास जा रहा है, इससे मुझे क्या अंतर पड़ता है? लेकिन मैं जिस बात की सराहना करना चाह रहा हूँ, वो ये कि आप जिस पेशे में हैं उसके खिलाफ लिखने का साहस आपने दिखाया है, जो कि बहुत कम लोग दिखा पाते हैं। सामान्यतया तो हम अपने समाज में ये देखते हैं कि मेरा जो पेशा है, मैं उसको आउट ऑफ द वे भी जाकर डिफेंड करता हूँ। लेकिन आपने ये बहुत बड़ा साहस दिखाया, इसके लिए मैं आपको सलाम करना चाहता हूँ। थैंक ये यू। बड़ी बात है, अगर हम लोग अपने पेशे के बारे में ये बात करें, तो शायद सब लोग करने लगें और ये असल में अपने पेशे पेशे को बुरा बताने की बात जितनी नहीं है, वो जितने की ये आत्मनिरीक्षण की बात है। तो ये आपका लेखन आपके पेशे के लोगों को भी आत्मनिरीक्षण के लिए प्रेरित करता है, ये बात मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगती है। आपने बहुत बार ये ज़िक्र भी किया है कि हमारे यहाँ अनावश्यक बहुत सारे टेस्ट वगैरह होते हैं और उसके कारण हम सब लोग जानते हैं। लेकिन मैं ये जानने को उत्सुक हूँ कि आपकी इन 2 किताबों और इस तरह के लेखन पर आपके व्यवसाय के लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही? आपको जान के ताज्जुब होगा कि जो मेरे जो साथी लोग हैं या मेरे जो डॉक्टर्स जो हैं, उनका हमेशा पॉजिटिव ही आया है क्योंकि उनको लगता है कि इसमें जो भी कहा गया है, वो वास्तविक है।
एग्ज़ैजरेट करने वाला नहीं है और वो माने डॉक्टर्स को नीचा दिखाने का नहीं है। जी, जी। जो व्यवसायीकरण हुआ है, उसके अंदर डॉक्टर खुद एक मोहरा है। वो नहीं कर पाएगा, वो चाह करके भी उससे बाहर नहीं निकल पाएगा, क्योंकि ये जो है, जब अब जैसे कि आप दवाइयों का फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ का ले लीजिए या ये इन्वेस्टिगेशंस का ले लीजिए, ये सब के अंदर जो अत्यधिक होते हैं, उसका ये डॉक्टर नहीं रिस्पॉन्सिबल है। ये पूरी वो एक जो व्यवस्था है, आज की चिकित्सीय व्यवस्था, वो ऐसी है कि वो डॉक्टर इसके अलावा इसके बाहर जा ही नहीं सकता। तो ये ये जो एक जो मजबूर बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है कि वो अकेले उसके लिए ज़िम्मेदार नहीं है और उस पूरी व्यवस्था के भीतर से उसको काम करना पड़ रहा है, उससे लड़ना उसके लिए संभव नहीं है। मैं इस बात से सहमत हूँ। हुँ, हुँ, जी, आप हाँ, कुछ कह रहे थे मेरे बीच में। नहीं, यही यही मैं यही कह रहा था कि आज जी, जो चिकित्सा का जो जो चिकित्सा पद्धति है और जिसके अंदर चिकित्सा का जो ये जो उत्थान कहिए या जो प्रगति इसके अंदर आई है, जी। उसके अंदर एक माने पूरा का पूरा जो चिकित्सा करने का जो वो है, वो बिल्कुल बदल गया है और वो एक्सेप्ट आपको करना पड़ेगा। वो बिल्कुल बदल गया और वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्योंकि अब जैसे है, पहले पेशेंट आता था, उसको डॉक्टर उसको एग्ज़ामिन करता था और उसको देखता था और उससे बात करता था, उसकी नब्ज़ देखता था, वो देखता था। आज की तारीख में उसकी रिलेवेंस नहीं रह गई है। आज की तारीख में वो शरीर नहीं, वो मॉलिक्यूलर स्टेज के ऊपर जो कोशिकीय लेवल है, उसके ऊपर काम करता है। तो वो इमीडिएटली जैसे है वो, और उसका कारण ये हो गया है कि पहले जो निदान करता था, वो अपने एक्सपीरियंस की बेसिस के ऊपर करता था, एक्सपीरियंस की बेसिस पे करता था। अब जो ये जो निदान की जो विधियाँ अब उपलब्ध हैं, वो इतनी एक्यूरेट है कि उसके एक्सपीरियंस, उसके अनुभव से कहीं ज़्यादा वो सटीक उत्तर देते हैं। तो इसलिए ये इन्वेस्टिगेशंस खूब होते हैं और काफ़ी हो रहे हैं। और इसमें एक कारण और है कि ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया और डॉक्टर्स के अगेंस्ट के अंदर है, उसके अंदर हमेशा जो है, वो ये साहब इन्होंने ये नहीं करवाया, एमआरआई नहीं करवाया साहब, इन्होंने आईसीयू के अंदर नहीं भर्ती किया। तो उसके ऊपर एक ऐसा माने जिसको वो कहते हैं ना कि आप जो कह रहे थे कि एक तरह से तलवार की धार के ऊपर चलने वाला जी, है। जी। तो तो वो ये जो कानून का जो इतना बड़ा उसके ऊपर वो रहता है, और तो और क्योंकि उसको जो डिसीजन लेने होते हैं, वो तो केस स्पेसिफिक, कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक और सिचुएशन बेड साइड के अंदर उसी टाइम लेने होते हैं, उसी टाइम उसके अंदर लेने होते हैं। तो इनमें ये जो एक डॉक्टर के ऊपर जो ये इतना जो बर्डन जो है उसके अंदर, तो जैसे कि आईसीयू का भी हाल ही के अंदर जो मेरा इंटेंसिविस्ट है, वो कह रहा था साहब कि यहाँ तो काम करना जैसे है कि माइन के फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं, मालूम नहीं कब विस्फोट हो जाए और कब वो हो जाए। तो एक बड़ी उनकी उनकी जान कम सांसत में नहीं रहती है, ये आप मान करके चले। आप सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब और असल में ये जो दूसरा पक्ष है, उससे हम लोग बहुत कम परिचित हो पाते हैं। हम लोग एक रोगी के रूप में जब अस्पताल में या डॉक्टर के पास जाते हैं, तो हमें अपना ही पक्ष नज़र आता है। इस दूसरे पक्ष को आप सामने लाते हैं, ये तस्वीर को पूरा करने की दिशा में एक बड़ा काम आप कर रहे हैं। अच्छा, आपके लेखन का डॉक्टर साहब एक और जो पहलू है, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो ये कि हाल में आपने अपनी जड़ों, अपनी परंपराओं, अपने रीति-रिवाज़ों को लेकर, अपने परिवेश को लेकर जहाँ से आप आते हैं शेखावाटी अंचल से, वहाँ की जीवन पद्धति को लेकर आपने कुछ बहुत ऐसी चीज़ें लिखी हैं जिन्हें मैं कहूँगा कि वे यादगार हैं, मॉन्यूमेंटल हैं। तो ये सब इस तरह का चिकित्सा विज्ञान वाला लेखन करते हुए आप उन चीज़ों की तरफ कैसे मुड़े? ये तो अपने आप ये देखिए, उम्र के साथ के अंदर जो पुरानी चीज़ें जो होती हैं, वो बहुत याद आती हैं। अब अच्छा, अच्छा। मेरी उम्र 85 हो रही है।
आप जी। ये देखिए कि माँ मेरे को सबसे ज़्यादा याद आती है, इस स्टेज के ऊपर। आपके लेखन में बहुत बार माँ का माँ ज़िक्र है। और ये है जी, और बचपन और क्योंकि जो कुछ भी आज मैं हूँ, उसके अंदर वो बचपन के जो संस्कार हैं, बचपन के जो भी सारे जो थे, भई जैसे जी, हम शेखावाटी के अंदर हवेली में रहते थे, तो हवेली जी, के अंदर जो एक वो जो संस्कृति थी, सारा का सारा जो एक तरह से जो कुनबा जो था, जॉइंट फैमिली के अंदर सब था, उनके अंदर ये भाव ही नहीं था कि ये कज़न और ये वाला सभी भाई-बहन रियल होते थे, कोई भी कज़न और कज़न ब्रदर नहीं होता था। माने आप ये जान के ताज्जुब करेंगे कि हम लोग उस हवेली के अंदर 36 भाई मेरे ये उसके 36 भाई और अच्छा, 21 बहनें थी। 36 भाई और 21 बहनें उसके एक ही अंदर। हवेली में। एक ही अंदर एक साथ जो हम रहते थे उसके अंदर और वो जो अच्छा उसके साथ के अंदर जो काम करने वाले थे उनका जीवन के ऊपर बहुत असर पड़ता है। वो जो नायन काकी थी, वो धोबन जी, माँ थी या उसके अंदर जो सुक्खा काका हमारे हाली थे, ये इन लोगों का इतना एक प्रभाव पड़ता था पूरा का पूरा। तो उसी के कारण से ये जो मैंने लिखना शुरू किया क्योंकि वो याद ताज़ा हो जाती है और एक आप भी ने भी अगर पढ़ा है तो देखा होगा आपने भी जी, जी। कि इनको इनको याद कर के एक बड़ा सुखद अनुभूति होती है, बिल्कुल, सुखद बिल्कुल। अनुभूति होती है। आप वो जो क्षण है जो आप वापस से जीते हो आप और ये जी, जो जी। है कि अपने अपने सोच से अपने उन क्षणों को जो है, वो सुखद क्षणों को आप वापस जी पाएँ, यही एक चेष्टा के अंदर लिखने के लिए चेष्टा थी। ये डॉक्टर साहब आप सही कह रहे हैं। अब मैं प्रसंगवश ही उसका उल्लेख करूँ कि जैसे मुझे इस तरह का जीवन जीने का अवसर नहीं मिला। छोटा परिवार था और मेरे पिता हरियाणा से राजस्थान आ गए थे, तो हम लोग अपनी जड़ों से एक तरह से कट से गए। लेकिन आपका लेखन जब मैं पढ़ता हूँ, तो मुझे लगता है कि अरे वाह! देखो इन लोगों का जीवन कितना समृद्ध था और कैसा रस भरा जीवन था। तो वो जो आपने उस काल का डॉक्यूमेंटेशन किया है, ये एक बहुत बड़ा काम आपने कर दिया है और मुझे लगता है कि आपके सारे लेखन में से ये अंश अलग से पहचाना और याद किया जाएगा, इसको रेखांकित किया जाएगा, रेखांकित किया जाना चाहिए। तो ये तो मुझे बहुत ही और दूसरी अच्छी बात मुझे ये लगती है कि आपने उसे हिंदी के साथ-साथ अंग्रेजी में भी लिखा है। तो एक जो हमारा जो आधुनिक वर्ग है, जिसका अपनी जड़ों से कोई संपर्क नहीं रह गया है, उसको भी इन चीज़ों को पढ़ने का अवसर मिल रहा है, जानने का अवसर मिल रहा है। तो आपका ये योगदान बहुत बड़ा है। मेरी ये एक जिज्ञासा डॉक्टर साहब और अब है और वो ये कि आपकी रचना प्रक्रिया क्या है? यानी क्या मैं बिल्कुल भौतिक स्तर पर ये जानना चाह रहा हूँ, क्या आपका लिखने का कुछ निश्चित समय है? किस समय आप लिखते हैं? अपने जीवन के बहुत सारे कार्यक्रमों के बीच में लिखने का समय क्या आपने कुछ तय कर रखा है? और आप कैसे लिखते हैं? हाथ से लिखते हैं, कंप्यूटर से लिखते हैं? ये सारी चीज़ें मैं जानना चाह रहा हूँ। नहीं, ज़्यादातर जो मेरा लेखन है, वो है शाम के बाद में या रात के अंदर बैठ कर के लिखने का है। अच्छा, पहले मैं हाथ से लिखता था, तो मेरी लिखावट जो थी बहुत अच्छी नहीं थी। मेरी मिसेज़ वग़ैरह वो उसको वापस से लिखती थी, तो वो बड़ा कम्बरसम होता था। अब मैंने धीरे-धीरे कर के कंप्यूटर के ऊपर मैं डायरेक्ट कंप्यूटर के ऊपर लिखता हूँ। कोई पहले अच्छा, कोई रूपरेखा कोई बना करके या लिख करके मैं नहीं रखता। मस्तिष्क के अंदर जो घूम रहा है और वो स्वतः ही जो आता रहता है माने मेरी कोशिश ये होती है कि उसमें स्पॉन्टेनिटी होनी चाहिए, स्वतः स्फूर्त होना चाहिए। तो वो जैसे-जैसे विचार आते जाते हैं, जो-जो होता जाता है, मैं उसी हिसाब से लिखता जाता हूँ। माने इन अदर वर्ड्स आई ट्राई टू रिलिव जो मैं अच्छा। लिख रहा हूँ, उसको जीता हूँ और जीते हुए लिखता हूँ। तो डॉक्टर साहब क्या ये बात नेपथ्य के दावेदार जो आपका उपन्यास है, उसके बारे में भी यही बात कहेंगे आप कि बिना किसी रूपरेखा के लिख लिया आपने उसको? नेपथ्य के दावेदार नहीं, हाँ, नेपथ्य के दावेदार के अंदर तो छोटे-छोटे जो अंश हैं ना, वो जी, वो उस तरह से।
तो उनके अच्छा, अंदर वो चिकित्सा बेस्ड अधिक है, चिकित्सा अच्छा, बेस्ड है, तो उसके अंदर तो ज़ाहिर है कि अपने आप भई याद जो रहते हैं। उसके अंदर जो केसेज़ हैं, उनकी डिटेल्स वगैरह पहले से ही इकट्ठी करी होती है, वो जी, तो थोड़ा-सा फ़र्क है। लेकिन अ, जो बाकी जो लेखन आप जो ये हवेली का और हवेली की संस्कृति जी, का जी, 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 और वो बिल्कुल। उसमें वो बिल्कुल अलग है। अच्छा, अच्छा। हाँ। डॉक्टर साहब एक और बात मैं जानना चाह रहा हूँ। मैं आपके जीवन के 4 पक्षों से परिचित हूँ। एक डॉक्टर, एक चिकित्सा विज्ञान विषयक शिक्षक, एक एक्टिविस्ट और एक लेखक। हुँ। इन 4 कामों में से किस काम से आपको सबसे ज़्यादा संतोष मिला है? देखिए, माने लेखन का जो है, एक तो बहुत बड़ा संतोष तो ये है कि लिख कर के एक बड़ी आत्म शांति मिलती है। अच्छा, थोड़ा-सा भी लिख लिया, आज की तारीख में भी जैसे कि 1 पेज भी लिख लिया, थोड़ा-सा लिख लिया है, तो लगता है कि हाँ, आज की तारीख में मैंने कुछ वर्थव्हाइल कर लिया है। कुछ मैंने अपना वो क्रिएटिव कुछ कर लिया है। तो लेखन का जो संतोष है, वो अपना है। और जो चिकित्सा के क्षेत्र में जो दूसरी तरह के जैसे आज की तारीख में है, मैंने भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल जॉइन कर रखा है। जी, वहाँ के बच्चों के लिए जो रक्त कैंसर के जो बच्चे होते हैं, उनके लिए एक वो जो सारा मैंने ऑर्गेनाइज़ किया है कि उनको फ्री ट्रीटमेंट मिले, माने वो जी, निःशुल्क जी, उनकी चिकित्सा हो। क्योंकि चिकित्सा बहुत महँगी है, एक के ऊपर 5 लाख खर्चा आता है, वो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। जबकि वो कैंसर जो है वो क्यूरेबल कैंसर है, बिल्कुल ठीक होने वाला है। तो जी, ये एक बड़ा जी। दुखद पहलू है कि एक बच्चे को जिसको क्यूरेबल कैंसर है और क्योंकि उसके पिता उसके जो अभिभावक हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो बच्चे की मृत्यु हो जाए तो ये मेरे हिसाब से समाज के लिए एक कलंक जैसा है। तो इसलिए मैंने सारा का सारा ऑर्गेनाइज़ किया, उसके लिए पैसा इकट्ठा किया, उसके लिए पैसा इकट्ठा किया, लाखों करोड़ों का पैसा और आज की तारीख में 165 बच्चे उसके अंदर से कैंसर फ्री हैं, 165। तो तो डॉक्टर साहब ये ये जो ज़रा है इस योजना के बारे में विस्तार से आप थोड़ा-सा बता दें, तो हमारे दर्शकों में से भी अगर किसी को ये जानकारी काम में आ जाए तो बड़ा अच्छा रहेगा कि कैसे क्या होता है? क्या ये बच्चों के 3 हाँ, कैंसर बच्चों हमने वाला। चिन्हित किए बच्चों के जी, 3 कैंसर हमने चिन्हित किए हैं, जिनके अंदर जी। की जिनको कि क्यूरेबल कहते हैं, वो डिफाइंड है। उनकी डायग्नोसिस अगर हो जाती है, तो कोई दूसरा सवाल पूछने का ज़रूरत नहीं है। उसके अंदर वो हमारा जो प्रोजेक्ट बना हुआ है, उस प्रोजेक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन उसका हो जाता है, रजिस्ट्रेशन अच्छा, और उसमें जी। प्रोजेक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन होने के बाद में उसका पूरा का पूरा ट्रीटमेंट फ्री होता है। एक चीज़ आप अ, ध्यान रखें कि फ्री डॉक्टर नहीं फ्री कर रहा है, डॉक्टर को पैसा मिलेगा। हुँ, प्रोजेक्ट हुँ। प्रोजेक्ट से जो है डॉक्टर को पैसा मिलेगा क्योंकि वरना तो जी, ये रहता है कि फ्री है इसलिए ठीक से नहीं देखा। डॉक्टर को अपनी फीस मिलेगी, सब मिलेगी लेकिन उसको पूरा का पूरा जो पूरा का पूरा उस प्रोजेक्ट से जो फंडिंग है, जो दान मिला है, उससे उसका पूरा का पूरा उपचार बिल्कुल कंप्लीटली फ्री होता है। तो ये बच्चों के 3 कैंसर हैं, उसी तरह से एक एडल्ट का कैंसर है, इसी तरह से और है ब्रेस्ट कैंसर और अलग-अलग 5-6 प्रोजेक्ट्स हैं और उनका अच्छा बाकायदा ये सभी डिफाइन फ्री है, सभी है। निःशुल्क हैं ये? ये इनमें जो है, सभी सब ये निःशुल्क सारे प्रोजेक्ट्स का बिल्कुल निःशुल्क। अच्छा, अच्छा। तो ये जो करने का जो मेरे को अवसर मिला और मैं कर पाया, तो ये एक बहुत ही सैटिस्फाइंग था। बिल्कुल, बिल्कुल। इसी तरह से दूसरा जो था जो कि आपने पूछा कि क्या सैटिस्फाइंग था, तो जो अवेदना आश्रम बनाया भगवान के ये क्या नाम हुँ, दुर्लभ जी अ, अस्पताल के अंदर, जी, जो जी। टर्मिनली इल कैंसर पेशेंट्स के लिए जो आवेदना आश्रम बनाया, उसके आवेदना आश्रम को बनाने के अंदर उसको उसको सारा का सारा 11 साल तक उसको चलाने के लिए, तो वहाँ का जो है, जो पेशेंट्स को करके, तो वो एक बहुत ही माने सैटिस्फाइंग वो था किसी का। उसके भी कुछ संस्मरण आपके अद्भुत हैं। वो भी वो उनको भी पढ़ते वक़्त भावुक हो जाते हैं हम लोग। जी। लेकिन वो रियल है। आप देखिए कि जी, ये जो जी, जी, जी। जिजीविषा जो है और ख़ास करके हमारे हाँ, ग्रामीण अंचल से आने वालों की जो जी, जिजीविषा होती है,
भई उसको मालूम है कि उसका कैंसर है और कैंसर टर्मिनल कैंसर है, ये ठीक नहीं होगा। लेकिन जब वो ये है कि मैं ठीक जगह आ गया हूँ और मेरा सारा उपचार हो जाएगा, मेरे को खर्चे की परवाह नहीं करनी है और मेरा सारा देख-रेख अच्छी तरह से हो जाएगा। तो वो इसके लिए जो माने अपना सामान्य जीवन जीने के लिए वो जीता है, जिसको कहते हैं कोपिंग मैकेनिज़्म। वो अपने हुँ, कैंसर के अंदर वो कोप अप करता है और वो जीता है। तो ये एक बहुत ही माने वन ऑफ द मोस्ट ग्रेटिफाइंग जो थी, वो ये था। जी। अभेद्य आश्रम जो था। अच्छा डॉक्टर साहब अब आगे क्या लिखने की आपकी योजना है? ये तो जैसे अभी अब ये मैंने मेरे को दुर्लभ जी हॉस्पिटल में काम करते हुए 36 साल हो गए, 36 इयर्स। जी, जी, तो जी, जो पूरा का पूरा जो चिकित्सा के अंदर जो बदलाव आया है पूरा का पूरा, वो मैंने देखा है पूरा का पूरा और उसके अंदर जी, भागीदारी कर रहा हूँ। तो वो और जी, इसमें चिकित्सा के क्षेत्र में किस तरह से बदलाव आए हैं, क्यों बदलाव आए हैं, ये जिनकी चीज़ें के लिए आप कह रहे थे कि ओवर इन्वेस्टिगेशंस हैं, पैसे बहुत खर्चा होता है, अनएथिकल प्रैक्टिसेज़ हैं, कमर्शियलाइज़ेशन है। तो इन सब का मैंने विश्लेषण करते हुए कि किस तरह से ये धीरे-धीरे ये जो इसका जो व्यवसायीकरण हुआ है, व्यवसायीकरण, वो क्योंकि आप ये जैसे कि दवाइयों का ही ले लीजिए, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। जी। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री आज का आपको ताज्जुब होगा, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री 400,000 करोड़ की है। ओह! 400,000 करोड़ की खाली फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। माने लोग बाग 400,000 करोड़ हर महीने। तो जो 400,000 करोड़ की जो इंडस्ट्री है, उसका क्लाउड भी टेरिफिक होगा। और वो बिल्कुल। क्लाउड है, वो क्लाउड के कारण से ये सब डॉक्टर्स को वो पूरा का पूरा वो एक तरह से माने करप्ट कहिए या वो करिए, वो सारा का सारा होता है। इसी तरह से दूसरी इंडस्ट्रीज हैं, तो ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन, कमर्शियलाइजेशन और ये जो कंप्यूटराइजेशन और ये सब जो हुआ है, उसका ये तो भुगतना पड़ेगा। तो क्या क्या डॉक्टर साहब आम आदमी के लिए कोई राहत की संभावनाएँ नहीं है? नहीं, राहत तो इसके अंदर देखिए इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि तो खर्चा तो बहुत लगता है, लगेगा। हाँ, खर्चा तो इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वो जो है कि डॉक्टर्स के अंदर विश्वास नहीं है, अविश्वास के साथ के अंदर वो अगर उपचार करवाते हैं, तो नहीं तो उसका उपचार असर दिखता है। वो हाँ, एकदम बिल्कुल। से माने आपके साथ में टॉर्चर हो जाता है वो सारा का सारा। हुँ, तो डॉक्टर में आपको विश्वास तो करना पड़ेगा और ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि भई वो जो भी कर रहा है, उस वो करने के लिए वो मजबूर है। वो खाली पैसे कमाने के लिए वो नहीं कर रहा है। ये डॉक्टर साहब आप सही कह रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है विश्वास का संकट हमारे पूरे भारतीय समाज का संकट है। आज हमें जिन-जिन लोगों से काम पड़ता है, उन सब के प्रति हमारे मन में अविश्वास बढ़ता जा रहा है। एक विद्यार्थी के मन में शिक्षक के प्रति अविश्वास है। जब हम किसी सरकारी दफ्तर में जाते हैं, तो उस अधिकारी के प्रति अविश्वास है। अदालत में जाते हैं, तो न्याय व्यवस्था के प्रति अविश्वास है। तो ये शायद पूरे भारतीय समाज का ही एक रोग इसको आप कह लें। लेकिन इसको दूर होने की कोई संभावना आपको नज़र आती है क्या? दूर तो यही है कि धीरे-धीरे माने जब तक कि विश्वास नहीं होगा आपको अपने जी। चिकित्सकों में और चिकित्सकीय पद्धति के अंदर जब तक विश्वास नहीं होगा, तब तक तो कोई इसमें निजात मिलने वाली नहीं है। वैसे डॉक्टर साहब मुझे मुझे तो इस प्रश्न का उत्तर समझ में आ रहा है और वो ये कि ये विश्वास बढ़ाने के लिए आप जैसे लोगों का लेखन बहुत बड़ी सहायता करने वाला है। अगर मैं आपकी किताबें पढ़ता हूँ, तो मुझे डॉक्टर का मानवीय पक्ष भी समझ में आता है, उसकी मजबूरियाँ भी समझ में आती है। तो मैं तो यही कामना करता हूँ कि आप जैसे लोगों की बिरादरी और बढ़े, जो तस्वीर का दूसरा पहलू भी हमारे सामने रखें और इस तरह से समाज में जो एक अविश्वास की खाई हो गई है, उस खाई को पाटने की दिशा में कुछ काम हो। आपने हमारे लिए समय निकाला
और इतनी अच्छी और ज़रूरी बातें हमारे साथ साझा की। मैं क्रेडेंट टीवी की तरफ से और अपनी तरफ से आपके प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि फिर कभी हमें जल्दी ही अवसर मिलेगा कि हम लोग और विस्तार से इन और कुछ नए मुद्दों पर बात कर सकें। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपका बहुत-बहुत आभार। बहुत अच्छा लगा।